सुप्रभात बच्चों, आइए हम इस पाठ को पढ़ते हैं जिसका नाम है खेल दिवस। आप लोगों ने पढ़ लिया होगा इसको। इस पाठ को पढ़ते समय ही हम लोगों को अपना फिट इंडिया कार्यक्रम जो भी मार्च में हुआ था, हम लोग स्टेडियम गए थे, आपको याद आ रहा होगा। हम लोग भी वहाँ कई प्रकार के खेल खेले थे, कई प्रकार की प्रतियोगिताएं वहाँ हुई थीं, कई प्रकार के खेलों का आयोजन हुआ था। यह भी घटना जापान की है, जापान के एक स्कूल की है। जैसे भारत में प्रत्येक वर्ष 29 अगस्त को खेल दिवस मेजर ध्यानचंद जी के जन्मोत्सव पर मनाया जाता है, उसी प्रकार वहाँ भी यह 3 नवंबर को जैसे भारत में मैंने आपको बताया 29 अगस्त को मनाया जाता है, वहाँ जापान में 3 नवंबर को मनाया जाता था। इस पाठ को और अच्छे से समझने के लिए हम इसमें जो नीचे दिया गया है उसको पहले हम पढ़ लें। खेल दिवस तेत्सुकी कुरियानागी की पुस्तक तोत्तो-चान से लिया गया एक संस्मरण है। संस्मरण मतलब किसी घटना को याद करते हुए लिखा जाना संस्मरण कहलाता है। पुस्तक का नाम है तोत्तो-चान। इसकी जो लेखिका हैं उनका नाम है तेत्सुकी कुरियानागी। हमें इतना याद रखना चाहिए, यह जापान की घटना है, जापान की पुस्तक है, लेखिका जापान की हैं तो नाम भी जापानी में ही होंगे। कई ऐसे शब्द आएंगे जो जापान के होंगे। तोत्तो-चान विश्व साहित्य की एक अमूल्य निधि है जो मूलतः जापानी भाषा में लिखी गई है। तोत्तो-चान एक ऐसी अनोखी पाठशाला और उसमें पढ़ने वाले बच्चों की कहानी है जिनके लिए रेल के डिब्बे ही कक्षाएं थीं। आप समझ सकते हैं कि क्या स्थिति थी उस समय की। पेड़ पाठशाला के गेट हुआ करते थे, शाखाएं खेलने के कोने। इस स्कूल की स्थापना श्री कोबायाशी ने 1937 में की थी। जो इसके प्रबंधक थे, जिन्होंने स्थापना की थी इस स्कूल की, श्री कोबायाशी जी थे। उन्होंने कब स्थापना की थी? 1937 में। किंतु 8 साल बाद ही यह स्कूल हिरोशिमा के परमाणु विस्फोट की चपेट में आ गया। स्कूल को 8 वर्ष ही बीते थे, तब तक परमाणु बम अमेरिका ने हिरोशिमा में जो गिराया था, आप जानते हैं, उसकी चपेट में आ गया। लेखिका स्वयं इस स्कूल की छात्रा थीं। यह पुस्तक उन्हीं के अनुभवों पर यह आधारित है। आइए इस पाठ को पढ़ते हैं। खेल में हमें सदैव याद रखना चाहिए, हमें कभी भी वैमनस्य भाव नहीं रखना चाहिए, पक्ष विपक्ष की भावना नहीं होनी चाहिए। एक ही हारेगा, एक ही जीतेगा, चाहे समूह में हो चाहे व्यक्तिगत हो, लेकिन हमें उसे शत्रुता में नहीं मानना चाहिए। ना ही हमें ये समझना चाहिए कि हमारे साथ पक्षपात हुआ है या हमारे साथ विरोध हुआ है, हम उससे शत्रुता मान लें जिससे हम हारे हैं। इसीलिए इसमें कहते हैं, पाठ परिचय देते हुए, विद्यालय में खेल दिवस का अपना महत्व होता है। हर विद्यार्थी इसका बेसब्री से इंतजार करता है। तोमोए में भी तोत्तो-चान के स्कूल में खेल दिवस रोचक खेलों के साथ साथ बच्चों को कई नई बातों को सोचने के लिए मजबूर कर देता है। जरा सोचें, खेल केवल मनोरंजन या स्वास्थ्य लाभ ही नहीं देते, अपितु जीने का ढंग भी सिखा देते हैं। हमें विपरीत परिस्थितियों में कैसा होना चाहिए, यह खेल से अच्छा और कुछ नहीं सिखा सकता हमें। जीवन मूल्य क्या है खेलों को स्वस्थ खेल भावना के साथ सदैव खेलना चाहिए, जैसा मैंने अभी आपको बताया। लेखिका कहती हैं, हर साल 3 नवंबर को तोमोए में खेल दिवस मनाया जाता था। जैसे दूसरी कई चीज़ें तोमोए में अलग ही होती थीं, खेल दिवस भी वहाँ अनूठा होता था। रस्साकसी और 3 टांग की दौड़ के अलावा जो दूसरे स्कूलों में भी खेले जाते थे, बाकी सभी खेल दौड़ अलग ही थे। उन्हें ईजाद किया था हेडमास्टर जी ने। इन खेलों के लिए कोई खास उपकरण नहीं चाहिए होता था, स्कूल की ही चीज़ों से काम चल जाता था। परिस्थितियों के अनुसार वहाँ के जो मुख्य शिक्षक थे, जो प्रधानाचार्य थे, उन्होंने स्वयं इन खेलों का निर्माण किया था। स्वयं ही उन्होंने नियम बनाए थे, स्वयं ही इन्होंने खेल बनाए थे। जैसे हमारे यहाँ खेल होते हैं, वैसे वहाँ खेल नहीं होते थे। उनके कुछ अपने अलग नियम और कायदे थे। उसके विषय में आगे बताते हैं। उदाहरण के लिए तोमोए में कार्प मछली दौड़ होती थी। दौड़ कैसी होती थी? कार्प मछली दौड़। कार्प मछली दौड़ क्या होती है, उसके विषय में लेखिका कहती हैं, बड़ी बेलन के आकार की, बीच में
फैली हुई होती थी, मोटी हुई। आगे और पीछे की तरफ मछली कैसी होती थी? पतली, बेलन के तरीके से, जैसे बेलन होता है। बड़ी बेलनाकार कपड़े की बनी मछली पताका एक बड़े डंडे से बांधकर मैदान के बीच लिटा दी जाती थी। इशारा पाते ही बच्चों को उस ओर दौड़ना पड़ता था। अब सारे बच्चे उस मछली की तरफ दौड़ते थे। तब सिर की ओर से घुसकर पूंछ की ओर से निकलना पड़ता था। स्कूल में 3 ही कार्प मछलियाँ थीं, मतलब सारे बच्चे दौड़ते थे। जो आगे 3 होते थे वही सबसे पहले उस मछली में घुस जाते थे, और जो पीछे से सबसे पहले निकलता था वही विजयी हो जाता था पूंछ की तरफ से। 1 लाल और 2 नीली। एक बार में 3 बच्चे ही भाग ले सकते थे। दौड़ देखने में आसान लगती थी पर थी असल में कठिन। बेलनाकार कपड़े की लंबी मछली के अंदर अंधेरा होता था, बड़ी मछली होती थी। बच्चे दिशा भी भूल जाते थे। तोत्तो चान और दूसरे बच्चे कई बार पूंछ की जगह सिर से घुसते फिर से निकल आते थे। भूल का एहसास होते ही वह वापस फिर उसी में घुस जाते। आगे पीछे रेंगते बच्चों के कारण कपड़े की मछलियाँ मानो जी उठती। जब सब अंदर उसके घुसते तो वो कपड़े की मछलियाँ हिलती डुलती, जिससे लोगों को यह एहसास होता वास्तव में ये जीवित हैं। सबको देखने में बड़ा आनंद आता था, बड़ा मज़ा आता था। एक और दौड़ वहाँ होती थी, उसका नाम था एक माँ को ढूंढो। इसमें निर्देश पाते ही एक लकड़ी की आड़ी रखी टोकरी में से एक लिफाफा उठाना पड़ता था। भीतर रखे कागज के टुकड़े पर साक्को चान की माँ का नाम हो सकता था। तब दर्शकों की भीड़ में से उसे ढूंढकर उसका हाथ थामे थामे शुरू करने की जगह पर वापस लौटना होता था। सीढ़ी के खांचों से निकलते समय किसी बिल्ली की तरह शरीर को मोड़कर निकलना जरूरी था, नहीं तो फंस जाने का डर रहता था। और फिर बच्चा माक्को चान की माँ को पहचानता भी हो तो भी यह संभव था कि पर्ची पर कुमारी ओको की बहन या श्री तोत्सुके की माँ या श्रीमती कुनीनोरी का बेटा लिखा हो, जिन्हें उसने पहले कभी देखा ही ना हो। अर्थात ये उस प्रकार की दौड़ होती थी। बच्चे दौड़ते थे, सामने एक टोकरी में कुछ पर्चियाँ रखी होती थी। उन पर्चियों पर कुछ लोगों के नाम लिखे होते थे। मान लो सुरेश का छोटा भाई, सुरेश या मोहन की माँ, या जो नागेश है उसकी बहन, या मोहन के पिताजी। अब वहाँ पे नाम ये लिखे पर्चियों में, इस प्रकार से नाम वहाँ उन पर्चियों में लिखे होते थे। बच्चे दौड़ते थे। अब जो भी पर्ची उठाई है उसमें मान लो लिखा है राकेश के पिता, तो दर्शक दीर्घा में सारे अभिभावक बैठे हैं। उन अभिभावकों के बीच से आपको राकेश के पिता को ढूंढकर लाना है। अब उसके लिए क्या होना चाहिए था? आपको सबसे पहले पता होना चाहिए राकेश के पिता हैं कौन। मान लो आपके पिता का नाम आ गया तब तो आसान है, लेकिन अगर आपको नहीं पता है तब फिर क्या होता था? आपको खोजना पड़ता था। वही इसमें कहते हैं, तब दर्शकों की भीड़ में से उसे ढूंढकर उसका हाथ थामे थामे शुरू करने की जगह पर वापस लौटना होता था। सीढ़ी के खांचों से निकलते समय किसी बिल्ली की तरह शरीर को मोड़कर निकलना जरूरी था, क्योंकि खेल के मैदान के बाहर दर्शकों के और खेल मैदान के बीच में एक बांस डंडियाँ लगा दी गई थी। उन डंडियों के बीच से घुसकर जाना पड़ता था दर्शक दीर्घा में। और फिर बच्चा मास्को चान की माँ को पहचानता भी हो तो अभी यह संभव था कि पर्ची पर कुमारी ओको की बहन या श्री तोत्सुए की माँ या श्रीमती कुनीनोरी का बेटा लिखा हो, जिन्हें उसने पहले कभी देखा ही न हो। ऐसा होने पर दर्शकों के पास जाकर जोर से कहना पड़ता, कुमारी ओको की बहन। और यह कह पाने के लिए चाहिए होती थी हिम्मत। जब भी भाग्य से किसी बच्चे की पर्ची पर उसकी ही माँ का नाम आ जाता तो वह बेहद खुशी से उछलता कूदता, माँ माँ जल्दी आओ, चिल्लाता। इस दौड़ में दर्शकों को भी चौकन्ना रहना पड़ता था। जो दर्शक बैठे होते थे, जैसे आप लोग खेल यहाँ फिट इंडिया कार्यक्रम में स्टेडियम चले थे, जब बच्चे दौड़ रहे थे कुछ तो आप लोग अपने नाश्ता पानी में लगे थे, लंच करने में लगे थे। लेकिन जो वहाँ प्रतियोगिता होती थी उसमें जो दर्शक होते थे वो भी सतर्क होते थे, कब किसका नाम आ जाए और उसको आगे आना पड़े, इसीलिए सब शांत और चौकन्ने होकर बैठे रहते थे। वही इसमें कहते हैं कि वह मामा जल्दी आओ चिल्लाता। इस दौड़ में दर्शकों को भी चौकन्ना रहना पड़ता था, न जाने कब उनका नाम पुकारा जाए।
ऐसा होते ही उन्हें अपनी बेंच या चटाई पर से तुरंत उठकर सबसे माफ़ी मांगकर उनके बीच से निकलकर बच्चे तक आना पड़ता था। तब बच्चे का हाथ पकड़कर वापस दौड़ना पड़ता था। इसलिए जब भी कोई बच्चा बड़ों के सामने आकर रुकता, सब सांस रोककर नाम का इंतज़ार करने लगते। यह समय गपशप करने का या खाते पीते रहने का नहीं था। बड़ों की भागीदारी उतनी ही ज़रूरी थी जितनी कि बच्चों की। हेडमास्टर जी और बाकी शिक्षक दो दलों में बच्चों के साथ रस्साकसी में शामिल होते थे। एक और प्रतियोगिता होती थी रस्सी खींचने की। उसमें कहते हैं कि सारे शिक्षक भी शामिल होते थे और प्रिंसिपल भी शामिल होते थे। तब सब चिल्लाते, जोर लगा के हैया। यासुकी चांद जैसे विकलांग बच्चे रस्सी के बीच बंधे रुमाल पर नज़र रखते ताकि हार जीत का फैसला हो सके। जो दिव्यांग थे, जो थोड़ा अक्षम थे शरीर से, वो अंपायर बनते थे और वो निर्णय करते थे कौन जीता कौन हारा। सबसे अंत में होती थी रिले दौड़। रिले दौड़ भी अपने यहाँ के तरीके से नहीं होती थी, पूरा स्कूल इसमें भाग लेता था। यह दौड़ भी तोमोए में अलग तरह से होती थी। किसी को भी ज़्यादा दूर तक दौड़ना नहीं पड़ता था। सभागार तक पहुँचने वाली अर्धचक्राकार सीढ़ियों के ही ऊपर, जैसे आधा चंद्रमा होता है उसी प्रकार से ये होती थी घुमावदार। ऊपर नीचे पास पास बनी छोटी छोटी हर सीढ़ी पर पाँव रखना पड़ता था। उन्हें उलांघने की इजाज़त नहीं थी। आप जब चलते हैं ना दो जीने कूद कूद करके, सीढ़ियाँ कूद कूद करके, वैसे नहीं चलने की इजाज़त थी। सीढ़ियों को कहते हैं इजाज़त न थी, इसलिए पाँव या कद जरा भी बड़े हों तो लड़खड़ा के तुरंत नीचे आ जाएं। जिन परिचित सीढ़ियों को हर दिन बच्चे खाने के समय पार करते, वह ही खेल दिवस के दिन एक नए अनोखे रस से भर उठती। बड़ी खुशी से चीखते पुकारते बच्चे उन पर चढ़ते उतरते। दूर से देखने पर यह दृश्य कैलिडोस्कोप से बनती बिगड़ती सुंदर आकृतियों सा लगता। ऊपरी सीढ़ी को भी गिन लेने पर वहाँ कितनी सीढ़ियाँ थीं? 8 ही सीढ़ियाँ थीं। कागज की लड़ियों और सुनहरे तारों से बच्चों ने एक दिन पहले ही मैदान को सजाया था। तेज धुन का संगीत बज रहा था, उत्सव का माहौल था। इस प्रकार से इसमें कहते हैं, लेखिका कहती हैं, सारे बच्चों ने स्वयं ही लड़ियाँ बनाई थी सजाने, और उस जो स्टेडियम उनका था, जो उनका खेलने का स्थान था, उसको सारे बच्चों ने मिलकर स्वयं ही सजाया था। उस खेल दिवस पर कुछ विचित्र घटा। क्या घटा? ताकाशाही, जिसके नन्हे नन्हे हाथ पैर थे और कद स्कूल में सबसे छोटा था, वही हर दौड़ में प्रथम रहा। किसी को विश्वास ही न हो, यह ऐसी बात थी जब बाकी बच्चे कार व मछली के अंदर रेंग ही रहे थे, ताकाशाही झटके से बाहर निकल चुका था। जब सीढ़ी के खांचों से दूसरे बच्चे निकल ही रहे थे, तब ताकाशाही उनसे कई गज आगे निकल चुका था। और रिले दौड़ में बाकी बच्चे सभागार की सीढ़ियाँ एक एक कर पार कर ही रहे थे, तब तक ताकाशाही तीर के तरह ऊपर नीचे चढ़ उतर चुका था। लग रहा था मानो किसी चलचित्र की तेज़ी से, ऐसा लग रहा था जैसे किसी वीडियो को जल्दी जल्दी चलाया जा रहा है। वही कहते हैं कि दिखाया जा रहा हो। हमें कोशिश कर ताकाशाही को हराना चाहिए। अब सारे लोग ये योजना बनाने लगे, वो एक अकेला ही जीत रहा था। तब तक सभी लोगों ने यह योजना बनाई उसको हराने के लिए। अब हम सबको मिलकर प्रयास करना चाहिए, कैसे भी हो हमें इसको हराना ही है। इस प्रकार की भावना सबके अंदर जागृत हो चुकी थी। इतना आप लोग इस पाठ को पुनः एक बार पढ़ लेंगे, बाकी का हम लोग कल इसको पूरा करेंगे, या अभी पढ़ लेते हैं। कहते हैं उसमें हराना चाहिए, सबने कहा। उसे हराने का निश्चय कर हर बच्चे ने भरसक कोशिश की, पर ताकाशाही हर बार जीता। तोत्तो चान के ने भी जोर लगाया, पर ताकाशाही उससे भी न हारा। सीधी दौड़ में बच्चे उससे आगे शायद निकल भी जाते, पर जैसे ही बाधाएं आती ताकाशाही उनसे आगे होता। हर जगह लंबे होने का फ़ायदा नहीं मिलता, हर जगह मोटे होने का फ़ायदा नहीं मिलता, हर जगह पतले होने का फ़ायदा नहीं मिलता, हर जगह छोटे होने का भी फ़ायदा नहीं मिलता।
लेकिन वहाँ की जो खेल की परिस्थितियाँ थीं उसके अनुसार वो हर बार जीत रहा था ताकाशाही। ताकाशाही जब अपने इनाम लेने गया वह खुशी से फूलकर कुप्पा हो रहा था, अर्थात अत्यंत प्रसन्न होकर फूला न समा रहा था। हर दौड़ में फर्स्ट जो आया था, एक के बाद एक इनाम उसे मिलते जा रहे थे। सब बच्चे उसे बड़ी उत्सुकता से देख रहे थे। अगले साल मैं ताकाशाही को जरूर हराऊंगा, हर बच्चे ने अपने आप से कहा। लेकिन हर साल ताकाशाही उन्हें हराता रहा और मिलने वाले इनाम वे भी हेडमास्टर जी का मार्का लिए, अर्थात उस पर मुहर लगी, अपने ही तरह के थे। पहले इनाम में एक बड़ी सी मूली भी मिल सकती थी। कैसे पुरस्कार थे, पुरस्कार भी ध्यान से सुनो। पहले पुरस्कार में मूली भी मिल सकती थी। दूसरा इनाम क्या हो सकता था, 2 कंद। तीसरा जो पुरस्कार होता था, पालक की एक गड्डी मिलती थी। ये पुरस्कार थे आपके तरीके से, ट्रॉफी और ये चेक नहीं थी। पहला जो फर्स्ट आता था उसे मूली मिलती थी, जो सेकंड आता था उसे 2 कंद मिलते थे, जो थर्ड आता था उसे एक पालक की गड्डी मिलती थी। ऐसे ही दूसरी चीज़ें पुरस्कार में मिला करती थी। काफ़ी बड़े हो जाने तक तोत्तो चान यही सोचती थी कि स्कूलों में इनाम के रूप में सब्जियां ही मिला करती हैं। बाकी स्कूलों में उन दिनों इनाम में कॉपियाँ, पेंसिल या रबड़ दिए जाते थे। तोमोए के बच्चों को यह बात मालूम भी नहीं थी, मतलब पता भी नहीं थी कि पुरस्कार क्या क्या मिलते हैं, पर फिर भी सब्जियां पाकर वे खुश नहीं थे। तोत्तो चान को इनाम में मिले थे 2 कंद और कुछ प्याज। उन्हें रेल में घर ले जाने के विचार से ही उसे शर्म आई। दूसरे आयोजनों के इनाम भी खेल दिवस के अंत में उसी दिन बंटते थे। इसीलिए तोमोए के हर बच्चे के पास किसी न किसी तरह की सब्जी थी। बच्चों को सब्जियां उठाने में झिझक क्यों होती थी? आखिर अपनी अपनी माँ के लिए वे कभी न कभी सब्जियां उठाते या लेकर तो आते ही थे, फिर उन्हें क्यों झिझक होती थी? असल में बच्चों को लगता था स्कूल से घर जाते समय हाथ में सब्जी का होना ही अटपटी बात है, कि पढ़ने गए थे कि सब्जी लेने गए थे। एक मोटे से लड़के ने एक पत्ता गोभी जीती थी। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि वह उसका क्या करे। मैं इसे ढोते नहीं फिरूंगा, उस बच्चे ने कहा। उसने कहा, सोचता हूँ इसे फेंक ही दूं। हेडमास्टर जी ने शायद यह शिकायत सुन ली होगी। वे गाजर मूली संभालते बच्चों के पास जा पहुँचे। वे वहाँ पहुँचे गाजर मूली संभालते हुए। क्या बात है, तुम्हें क्या अपने इनाम नहीं चाहिए? उन्होंने पूछा। तब आगे कहा, अपनी अपनी माँ से कहना कि आज रात खाने में वे यही पकाएं। ये सब्जियां जो तुम्हारी कमाई हुई हैं, यानी आज रात के खाने में अपने परिवार के लिए तुम भी अपनी मेहनत से लाया हुआ कुछ जोड़ रहे हो। सोच कर देखो कैसी लगती है यह बात। ज़रूर खाने में बड़ा स्वाद आएगा। और सच बात तो सही थी। जिंदगी में पहली बार तोत्तो चान की ओर से खाने में कोई योगदान होने वाला था। मैं माँ से कहूँगी कि वह आज रात मसालेदार कंद ही बनाएं। उसने हेडमास्टर जी से कहा। प्याज का क्या बनेगा, यह मैं अभी तक तय नहीं कर पाई हूँ। तोत्तो चान प्रिंसिपल से कहती है, मैं यह नहीं तय कर पाई हूँ कि प्याज का क्या बनाऊँ। इसके बाद तो दूसरे बच्चों ने भी सोचना शुरू कर दिया कि वे क्या क्या बनवा सकते हैं। सब हेडमास्टर जी को बताने लगे। वाह, तो बात तुम्हारी समझ में आ ही गई। उन्होंने खुश होते हुए कहा। उनके गालों पर सुर्खी आ गई। वे शायद सोच रहे होंगे कि क्या ही अच्छा हो कि खाना खाते समय बच्चे और उनके परिवार खेल दिवस की ही चर्चा करें। वे यह सोच रहे थे कि जब बच्चे घर में खाना पकवाएंगे तो खेल दिवस के ही बारे में चर्चा करेंगे। बेशक वे खास तौर से ताकाशाही के बारे में भी सोच रहे होंगे, जिसके घर की मेज उसके जीते इनामों से भर गई होगी। वे शायद यह भी आशा कर रहे होंगे कि ताकाशाही को उस दिन का गर्व, उस दिन की प्रसन्नता याद रहे, ताकि बौने होने की हीन भावना उसमें पनप ही न पाए। और कौन जाने हेडमास्टर जी न जानबूझकर ही ऐसी दौड़ों को रखा हो जिससे हर बार ताकाशाही ही प्रथम आए। इस प्रकार से इस पाठ को पढ़ा। इस पाठ से आप क्या सीखते हैं, इसको 5 पंक्तियों में आप लिखेंगे।